हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 324 में ही इसका जिक्र किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में? 324 नंबर आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हर कुछ दिया गया है। तो ये बहुत याद रखने का चीज़ है, इसको याद जरूर रखिएगा। और करेंटली इसका क्या क्या फंक्शन है, तो किसका किसका इलेक्शन कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ECI जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, जब MPs का इलेक्शन होता है तब इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करती है उसका इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, जब विधानसभा का इलेक्शन होता है, किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, तब उसका भी इलेक्शन कौन कंडक्ट करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। अब जो देखने वाले हैं वो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये दो पोस्ट एक ऐसा पोस्ट है जिसका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है, ECI ही करती है। बट इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में और अक्सर लोग गलत करके आते हैं। तो पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो या फिर प्रेसिडेंट का हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का हो, किसी का भी इलेक्शन की बात हो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है। इसका हर कुछ जो डिसीजन लेना होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स हैं? तो सबसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर होते हैं, और उसके बाद 2 और मेंबर्स बनाए जाते हैं। हालांकि ये 2 हमेशा फिक्स नहीं होता है, ये नंबर चेंज होते रहता है। तो अब आपको बताना है कि लास्ट टाइम कब मेंबर जो थे इलेक्शन कमीशन के उसको नंबर को बढ़ाया गया था, कब बढ़ाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करते हैं। तो ये चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। और करेंटली हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा है। करेंटली हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और जो इलेक्शन कमिश्नर 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक तो हैं अशोक लवासा और जो दूसरे हैं वो हैं सुशील चंद्रा। तो अब याद इसमें सब कुछ रखने लायक चीज़ है कि एक मेंबर जो होता है उसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, जिसका नाम सबको याद होता है, सुनील अरोड़ा। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, उनका नंबर चेंज होते रहता है जब जैसा प्रेसिडेंट चाहते हैं। एक टाइम इसका बढ़ाया भी गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके पास एक्स्ट्रा पावर्स में क्या है इन तीनों में। तो तीनों का जो सैलरी होता है या फिर अलाउंसेस होता है या फिर बेनिफिट्स होता है, ये तीनों सेम होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका सैलरी ज़्यादा होगा, अलाउंसेस ज़्यादा होगा या बेनिफिट ज़्यादा होगा। तीनों को बराबर के रैंक का माना जाता है। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि उनका जो भी कंडीशन होगा या टेन्योर होगा ऑफिस का, तीनों का सेम ही होता है। मतलब जो 3 जरूर होते हैं, एक चीफ जरूर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, बट तीनों का चाहे सैलरी हो, चाहे टेन्योर हो, चाहे अलाउंसेस हो, सब कुछ बराबर ही होता है। कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो बहुमत के आधार पर ही डिसीजन लिया जाता है। यहाँ 3 लोग हैं, टोटल मेंबर कितने हैं? 3 हैं। अगर किसी डिसीजन पे 2 लोग जिस पर हाँ कह देते हैं वो हाँ का ही डिसीजन होता है, अगर 2 लोग ना कर देते हैं तो ना का डिसीजन होता है। ठीक है, तो याद रखने लायक ये चीज़ है। अब टेन्योर क्या होता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का? तो टेन्योर जो होता है 6 ईयर्स होता है या 65 ईयर्स। तीनों मेंबर्स के साथ यही है, या तो 6 ईयर्स होगा या 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए। सपोज किसी ने का अपॉइंटमेंट 60 ईयर्स में हुआ तो 6 साल का जो अपॉइंटमेंट होगा, तो 6 साल अगर होने लगेगा तो 66 ईयर्स हो जाएगा। बट मैक्सिमम एज क्या है? 65 ईयर्स। 65 ईयर्स तक वो रिटायर हो जाएंगे। तो 6 ईयर या 65 ईयर, ये याद आपको रखना है। दूसरा क्या है? रिज़ाइन कभी भी कर सकते हैं। किसको दे सकते हैं रेजिग्नेशन लेटर? प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन ये कभी भी दे सकते हैं, और कभी भी प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है, बट उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो प्रेसिडेंट जिसके थ्रू हटाते हैं। वो प्रोसीजर क्या है? लोकसभा में पास करना, राज्यसभा में पास करना, उसके बाद ही वो हटते हैं। तो टेन्योर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, 6 ईयर होता है और 65 ईयर होता है। और किसी भी टाइम ये रेजिग्नेशन लिखकर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। जब भी इनको रेजिग्नेशन देना होगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी रेजिग्नेशन देना होगा ये प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लिख कर देंगे। और इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं और इनका रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देना होता है। और प्रेसिडेंट चाहें तो इनको हटा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद। ऐसे नहीं है कि जब चाहें तो वो हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
क्या क्या पावर्स और फंक्शंस दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, डिटरमाइन करना टेरिटोरियल एरिया को। टेरिटोरियल एरिया क्या होता है, किस एरिया को कितना कंस्टिट्यूएंसी बनाना है, वो डिस्कशन इलेक्शन कमीशन ही बनाते हैं। किसके से नॉलेज लेकर, डिलिमिटेशन कमीशन के नॉलेज के अकॉर्डिंग। मींस किसी भी एरिया को बांटा जाता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंडर। वो एक्ट हमेशा पास किया जाता है, बीच बीच में पास होता है, अभी तक कुछ टाइम पास हुआ है ये, और उसी के अकॉर्डिंग ये टेरिटोरियल एरिया कंस्टिट्यूएंसी को डिवाइड करते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इलेक्टोरल रोल बनाना। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, एक लिस्ट बनाना, कौन कौन वोट दे सकता है, कब वोट देगा, कहाँ का कब होगा, ये सारा डिस्कशन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। दूसरा नोटिफाइज करना शेड्यूल का इलेक्शन के लिए, कब इलेक्शन होगा इसका डिसीजन कौन लेता है, ईसीआई ही लेती है। किस एरिया में कहाँ कब होगा इलेक्शन, इसका नोटिफिकेशन ईसीआई ही देती है। फोर्थ एक इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज करना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। जो नॉमिनेशन पेपर जिसको भी एमपी या एमएलए का या किसी भी चीज़ का जब चुनाव लड़ना होता है, इलेक्शन लड़ना होता है, तो एक नॉमिनेशन पेपर फाइल करना होता है। उस नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज चेक कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना हो या इलेक्शन सिंबल देना हो। जब किसी को सपोज जैसे अभी केजरीवाल को इलेक्शन लड़ना था आज से 6 साल पहले, तब उसके पार्टी को जो झाड़ू दिया गया, निशान दिया गया, वो चुनाव चिन्ह दिया गया, वो किसने दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही दिया। उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू ही पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, स्टेटस बताना कि नेशनल पार्टी है होगा या स्टेट पार्टी होगी कोई पार्टी, वो डिस्कशन कौन करता है, वो डिसाइड कौन करता है, ईसीआई ही डिसाइड करती है। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी उसको बोलते हैं जो नेशनल लेवल पे है, स्टेट पार्टी उसको बोलते हैं जो स्टेट लेवल पे है। जैसे बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस है जो वो भी नेशनल पार्टी है। अगर इसकी बात करते हैं जेडीयू की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी, ये स्टेट पार्टी है, और बीएसपी जो मायावती की पार्टी है ये भी स्टेट पार्टी ही है। तो ये कौन सा पार्टी नेशनल पार्टी होगा और कौन सा पार्टी स्टेट पार्टी होगा, इसका डिस्कशन कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। अब ये कोर्ट के रूप में भी काम करती है। जब भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड या उसके सिंबल से रिलेटेड, तब एज ए कोर्ट यही काम करती है, ईसीआई ही काम करती है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जब तमिलनाडु में जयललिता का डेथ हुआ, जयललिता की डेथ जब हुई, तब क्या हुआ कि जो इलेक्शन सिंबल के लिए डिस्प्यूट अराइज हो गया, उस डिस्प्यूट में कौन काम कर रहा था, ईसीआई डिसाइड कर रही थी कि ये इलेक्शन सिंबल किसके पास रहेगा। अपॉइंट्स करती है किसको, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट भी ईसीआई करती है। ऑब्वियसली डिस्प्यूट सॉल्व करने का पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, तो यही ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और प्रिपेयर करती है टाइम टेबल पब्लिसिटी का। जो हम लोग पढ़ते हैं कि सुनते हैं कि पब्लिसिटी का टाइम ख़त्म हो चुका है 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले इलेक्शन के, वो जो टाइम टेबल होता है पब्लिसिटी को या पॉलिसीज़ के बारे में बोलना, वो सब कुछ जो है ईसीआई ही डिसाइड करती है। तो किसी भी पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए सिंबल हो या फिर नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, कब इलेक्शन होगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, ये सब कुछ डिसाइड कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन बनाती है, इलेक्शन कमीशन बनाती है। कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है। और कोई मेंबर जब डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी भी वजह से, चाहे उस पर केस हो या और भी कोई वजह हो सकता है, जब उसने किसी पार्टी को चेंज किया हो, तो ऐसे केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन होता है किसका, मेंबर्स का, एमपीज़ का, एमएलएज़ का। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेता है, इसका डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन के पास ही आता है। प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है और वो एडवाइस कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है। ठीक है, एडवाइस करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट को रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कौन करता है, एडवाइस देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गवर्नर को जब एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो गवर्नर को कौन देता है एडवाइस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देती है।
और प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट भी करती है जब भी उसको नेसेसरी स्टाफ चाहिए होता है इलेक्शन को करवाने के लिए। इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टाफ्स का ज़रूरत पड़ता है, रीजनल लेवल पे, गांव लेवल पे, हर जगह पे एक अलग अलग स्टाफ चाहिए होता है और उसका कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देती है, ठीक है। अब पोल को कभी कैंसिल करना हो, पोल कैंसिल करने का मतलब क्या है? कहीं भी किसी तरह का बूथ रिगिंग का मतलब क्या है? जब बूथ में किसी तरह का छेड़छाड़ किया जाता है तो उस पोल को कैंसिल करने का भी अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही दिया गया है। और प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है, ये भी डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेती है, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस देकर, मींस प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया जाता है, ठीक है। तो ये 15 जो फंक्शंस थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। बेसिकली किसी एमपी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर हो, वहाँ एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, या फिर कहाँ वोट करवाना है, किस तरह से कंस्टिट्यूएंसी होगा, किस तरह से इलेक्शन होगा, किस तरह से पब्लिसिटी का टाइमिंग होगा, ये सब कुछ डिसाइड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। आज के लिए बस हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस वीडियो को अगर समझ ना आ रहा हो या फास्ट लग रहा हो तो आप दोबारा ज़रूर देखिएगा, याद हो जाएगा एक बार, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।